नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। इस सत्र में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 से लेकर 14 तक डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 7 से। ये सेक्शन बेसिकली ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसी भी केस में आखिर कौन से कंटेक्चुअल फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट माने जाएंगे। तो चलिए इस फैसिनेटिंग कानून को समझने की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा 6 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम सेक्शन 7 की फाउंडेशन को समझेंगे, फिर कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि ये लॉ असल में काम कैसे करता है। इसके बाद हम फोकस करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड पर, उससे जुड़े जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को जानेंगे, सेक्शन 7 के पूरे स्कोप को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में कुछ कंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स के साथ इसे रैप अप करेंगे। सो पार्ट 1, द फाउंडेशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 7। इसके एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने से पहले यह जरूरी है कि हम इस कानून के एग्जैक्ट वर्ड्स को ठीक से समझें, इसके कोर को पकड़ें। ओके, तो सेक्शन 7 कहता है फैक्ट्स जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी हैं। अब फैक्ट इन इशू का मतलब है वो मेन पॉइंट जिस पर केस का डिस्प्यूट है, और रेलेवेंट फैक्ट वो है जो उस मेन पॉइंट को प्रूव या डिसप्रूव करने में मदद करे। आगे सेक्शन कहता है या जो किसी इन्फरेंस को सपोर्ट या रीबट करते हैं, या जो किसी पर्सन या थिंग की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं, या टाइम या प्लेस फिक्स करते हैं, या पार्टीज के रिलेशन को शो करते हैं, वो सब रेलेवेंट हैं अगर वो उस पर्पस के लिए नेसेसरी हैं। थोड़ा डेंस है आई नो, बट चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो उस डेंस लीगल लैंग्वेज को हम 5 आसान पिलर्स में तोड़ सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 7 उन फैक्ट्स को रेलेवेंट मानता है जो पहला, फैक्ट इन इश्यू को समझाते या इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, किसी अनुमान यानी इन्फरेंस को सपोर्ट या उसके अगेंस्ट जाते हैं। तीसरा, किसी इंसान या चीज की पहचान यानी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं। चौथा, इंसिडेंट का टाइम या प्लेस फिक्स करते हैं। और पांचवा, इन्वॉल्व्ड पार्टीज के बीच के रिलेशन को शो करते हैं। पार्ट 2, ब्रिंगिंग द लॉ टू लाइफ, इलस्ट्रेशंस। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसा दिखता है, क्योंकि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को समझने का सबसे अच्छा तरीका एग्जाम्पल्स ही होते हैं। तो हमारा पहला इलस्ट्रेशन है एक डिस्प्यूटेड विल, यानी एक विवादित वसीयत से जुड़ा हुआ। यहां मैंने क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक ही वसीयत है या नहीं। अब जिस डेट पर यह वसीयत बनी थी उस दिन एक ही प्रॉपर्टी और उसके परिवार की क्या हालत थी, ये फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें वसीयत की ऑथेंटिसिटी को आंकने के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट देती हैं, और ये सीधा हमारे पहले पिलर के अंदर आता है, एक्सप्लेनिंग द फैक्ट इन इशू। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक क्राइम कमिट होता है और उसके बाद अक्यूज्ड फरार हो जाता है। ये फैक्ट कि जब ए ने घर छोड़ा तो जिस जगह वो गया वहां उसका कोई जरूरी काम था, ये रेलेवेंट है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि ये फैक्ट आरोपी के फरार होने से जो गिल्ट का इंफरेंस निकलता है उसको या तो रिबट करता है या एक्सप्लेन करता है। मतलब ये उसके अचानक जाने का एक ऑल्टरनेट रीजन दे सकता है, और ये हमारे दूसरे पिलर के अंडर आता है। पार्ट 3, फोकस, आइडेंटिफिकेशन परेड। और अब आते हैं सेक्शन 7 के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में से एक पर, जो है आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। सोचिए, जब किसी केस में सबसे बड़ा सवाल ही ये हो कि अपराध किसने किया, यानी अपराधी के आइडेंटिटी ही सेंट्रल इशू हो, तो आखिर अदालतें इस क्रूशल फैक्ट को एस्टैब्लिश कैसे करती हैं? जवाब का एक बड़ा हिस्सा है आइडेंटिफिकेशन परेड। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड है क्या? वेल, एक प्रोसीजर है जिससे एक आई विटनेस की किसी अनजान सस्पेक्ट को पहचानने की एबिलिटी टेस्ट की जाती है। इसका मकसद डबल है, एक, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मदद करना, और 2, गवाह की सच्चाई, उसकी वेरासिटी को परखना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि एमडी कलम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में कहा गया, ये अपने आप में सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। मतलब सिर्फ इसके बेस पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोर्ट में दी गई पहचान की गवाही की ट्रस्टवर्दीनेस को जरूर मजबूत करता है। पार्ट 4,
द रूल्स ऑफ द गेम, जुडिशियल प्रेसिडेंस। तो अब देखते हैं वो 7 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कोर्ट्स ने आइडेंटिफिकेशन परेड्स को कंडक्ट करने में फेयरनेस और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए सेट किए हैं। रूल नंबर 1, और ये बहुत लॉजिकल है, आइडेंटिफिकेशन परेड एक रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुबराज केस में 5 साल बाद हुई पहचान को कोर्ट ने अनरिलायबल माना। क्यों? क्योंकि इतने लंबे डिले के बाद इंसानी यादाश्त धुंधली पड़ जाती है और गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन और यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रूल नंबर 2 कहता है कि कोर्ट के अंदर की गई आइडेंटिफिकेशन पर डिले के बावजूद भरोसा किया जा सकता है। दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में इंसिडेंट के 7 साल बाद ट्रायल के दौरान आई विटनेस द्वारा की गई पहचान को रिलायबल माना गया। इसका रीजन ये है कि कोर्ट में ओथ पर दी गई गवाही का वेट ज्यादा होता है, जिसे क्रॉस एग्जामिन करने का मौका भी मिलता है। रूल नंबर 3 ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर गवाह यानी विटनेस हमलावरों को पहले से जानता है तो परेड जरूरी नहीं है। याकूब पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कोर्ट ने साफ किया कि परेड का पर्पस किसी अजनबी को पहचानना है। अगर विटनेस अक्यूज्ड को पहले से जानता है तो ये पूरा प्रोसीजर ही रिडंडेंट यानी बेमतलब हो जाता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, अगर अपराधी का नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR में ही दर्ज है तो परेड की जरूरत नहीं है। आशा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में FIR इंसिडेंट के 1 घंटे के अंदर लिखवाई गई थी और उसमें आरोपियों के नाम भी थे। कोर्ट ने माना कि ऐसी सिचुएशन में परेड अनावश्यक है क्योंकि पहचान तो पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी है। रूल नंबर 5, एक टैम्पर्ड यानी छेड़छाड़ की गई आइडेंटिफिकेशन परेड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कृष्णन वर्सेस सदानंद नायक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह को परेड से पहले आरोपी की फोटो दिखाना एक इम्प्रॉपर प्रैक्टिस है। ये पूरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कंटैमिनेट कर देती है और उसे इनवैलिड बना देती है। प्रोसेस का निष्पक्ष होना, बिल्कुल क्लीन होना सबसे जरूरी है। रूल नंबर 6, गवाह को आरोपी के मुख्य फिजिकल फीचर्स यानी खास शारीरिक विशेषताएं पहचानने में सक्षम होना चाहिए। स्टेट ऑफ MP वर्सेस गुडन में कोर्ट ने माना कि अगर विटनेस ने आरोपी के की फीचर्स जैसे चेहरा या कोई खास निशान देखा ही नहीं था तो उसकी पहचान पर रिलाय नहीं किया जा सकता। इट्स जस्ट नॉट प्लॉजिबल। और आखिरी रूल नंबर 7, परेड से पहले आरोपी की आइडेंटिटी किसी भी तरह डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। चंदन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में आरोपी की फोटो एक न्यूज़पेपर में छप गई थी। कोर्ट ने माना कि इससे आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू ही खत्म हो गई क्योंकि गवाह की मेमोरी बाहरी सोर्सेस से प्रभावित हो सकती थी। टेस्ट की इंटेग्रिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई। ओके, सो पार्ट 5, द फुल स्कोप ऑफ सेक्शन 7। आइडेंटिफिकेशन परेड तो अच्छे से समझ आ गया, बट सेक्शन 7 सिर्फ इसके बारे में नहीं है। चलिए अब इसके दूसरे पहलुओं पर वापस चलते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सेक्शन 7 के 2 और क्रूशल फंक्शंस हैं, हमारे चौथे और 5वें पिलर्स। पहला, टाइम और प्लेस फिक्स करना। सोचिए, किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट हत्या का एग्जैक्ट समय बता सकती है या जमीन पर संघर्ष के निशान क्राइम की जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं। ये डिटेल्स केस की पूरी पिक्चर बनाने के लिए क्रिटिकल हैं। दूसरा, पार्टीज के रिलेशन को दिखाना। जैसे डेफमेशन के मामले में पार्टीज के बीच पिछले झगड़े कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। इससे कोर्ट को कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का क्यों समझने में मदद मिलती है। और अब आते हैं फाइनल पार्ट पर, कंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स। चलिए अब सब कुछ समअप करते हैं और समझते हैं कि आखिर सेक्शन 7 एविडेंस लॉ की एक आधारशिला, एक कॉर्नरस्टोन क्यों है। अगर किसी लीगल केस का फैक्ट एंड इशू उसकी सेंट्रल प्लॉट है तो सेक्शन 7 वो डायरेक्टर है जो सीन सेट करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि अदालत को सिर्फ हीरो और विलन ना दिखें बल्कि पूरा स्टेज, उसकी सेटिंग और पूरा संदर्भ दिखाई दे। सेक्शन 7 जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, उसके बिना न्याय शायद पूरी कहानी के लिए अंधा हो सकता है। नमस्कार। लीगल वर्ल्ड में कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े फैसिनेटिंग होते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, द लॉ ऑफ कंस्पिरेसी। जी हाँ, साजिश का कानून, जो दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 8 में। आज की इस डिस्कशन में हम 6 पार्ट्स में इस कानून को समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 8 का इंट्रोडक्शन, फिर उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक प्रैक्टिकल कोर्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ ही एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नए कानून में क्या बदलाव आया है और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवीजन करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 8 के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 8। तो ये सेक्शन आखिर कहता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में समझिए। जब कई लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मतलब कोई साजिश रचते हैं, तो ये सेक्शन बताता है कि कैसे उनमें से किसी एक कॉन्स्पिरेटर का कोई भी काम, कोई भी बात या कुछ भी लिखा हुआ बाकी सबके खिलाफ एक सॉलिड एविडेंस, एक मजबूत सबूत बन जाता है। इस सेक्शन का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सीधा है। इमेजिन कीजिए कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम करने की साजिश रचते हैं। तो ऐसे में उनमें से किसी भी एक पर्सन ने कुछ भी कहा हो, कुछ किया हो या कुछ लिखा हो, तो वो बात बाकी सभी के खिलाफ एक रेलेवेंट फैक्ट यानी एक सुसंगत तथ्य मान ली जाएगी। अच्छा, अब इस सेक्शन को और डीपली समझने के लिए चलिए इसके जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, ये जो सेक्शन है ये थ्योरी ऑफ एजेंसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल हर व्यक्ति एक प्रिंसिपल भी है और एक एजेंट भी। तो जैसे एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के किए गए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक वैसे ही साजिश में हर मेंबर एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार होता है। एक का काम सभी को बाइंड करता है। अब देखिए, इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए ना 4 कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहली कंडीशन, कोर्ट के पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, मतलब एक ठोस वजह होनी चाहिए ये मानने के लिए कि हाँ, एक कंस्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। दूसरी, उस कंस्पिरेसी के किसी भी मेंबर ने कुछ कहा हो, किया हो या लिखा हो। तीसरी, ये जो भी काम हुआ है वो उनके कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। और चौथी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये काम कंस्पिरेसी का इरादा बनने के बाद हुआ हो, उससे पहले नहीं। चलिए अब एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोर्ट्स में सेक्शन 8 काम कैसे करता है। मान लीजिए कोर्ट के पास ये मानने का एक रीजनेबल ग्राउंड है कि ए ने गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ने की एक कंस्पिरेसी में हिस्सा लिया है। तो सवाल ये है कि क्या दूसरे लोगों के एक्शंस ए के खिलाफ रेलेवेंट होंगे? जी बिल्कुल होंगे। इस एग्जाम्पल में देखिए, बी यूरोप में हथियार खरीद रहा है, सी कोलकाता में पैसे कलेक्ट कर रहा है और डी मुंबई में लोगों को ज्वाइन करवा रहा है। ये सारे काम अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 10 के हिसाब से ये सभी एक्ट्स उस कंस्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को और उसमें ए के इन्वॉल्वमेंट को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट एविडेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये तब भी रेलेवेंट है भले ही ए को इन सब कामों के बारे में कुछ पता ही ना हो। अब एक लैंडमार्क केस देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये केस है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। सेक्शन 8 की इंटरप्रिटेशन के लिए ये केस एक माइलस्टोन माना जाता है। अच्छा, तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे। रामजी नाम के एक व्यक्ति को चोरी के सोने के साथ अरेस्ट किया गया। बेल पर बाहर आने के बाद रामजी और उसके पड़ोसी बद्री राय ने एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिलकर केस को रफा दफा करने के लिए ब्राइब ऑफर की। कुछ दिन बाद बद्री राय पुलिस स्टेशन गया और इंस्पेक्टर को 500 रुपए दिए। पुलिस ने बद्री राय को वहीं अरेस्ट कर लिया और फिर दोनों के खिलाफ ब्राइबरी और कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल किया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि बद्री राय का ब्राइब देने का एक्ट और उस दौरान दिया गया स्टेटमेंट सेक्शन 10 के प्रोविजंस में क्लियरली कवर होता है। इसलिए बद्री राय का ये काम सिर्फ उसके खिलाफ ही नहीं बल्कि रामजी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी का एक मजबूत सबूत माना गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी में एक का काम सभी का काम माना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव अपडेट पर आते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ओके, ये एक बहुत ही क्रूशल अपडेट है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 10 था ना, वो अब रिप्लेस हो चुका है। नए कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अब यह है सेक्शन 8। तो याद रखिएगा, कंसेप्ट वही है, सब्सटेंस सेम है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। और अब आखिर में चलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जुडिशियरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यहाँ आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सेक्शन है 10 आईए जो अब है सेक्शन 8 बीएसए 2023। कोर आइडिया क्या है?
एक कॉन्स्पिरेटर का कोई भी एक्ट सभी को कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ रेलेवेंट एविडेंस है। और एग्जाम फोकस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुडिशरी की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। आपने फिल्मों और वेब सीरीज में अक्सर ये शब्द सुना होगा, एलिबी। मेरी एलिबी पक्की है। तो आखिर ये है क्या? क्रिमिनल लॉ में प्ली ऑफ एलिबी यानी कहीं और होने की दलील एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस है और इसकी जड़ें हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 9 में। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये कहीं और होने का बचाव होता क्या है, फिर हमारा कानून यानी सेक्शन 9 इसके बारे में क्या कहता है, इसके बाद कोई ये साबित कैसे करता है कि वो मौके पर नहीं था, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जरूरी गाइडलाइंस दी हैं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी की अलिबी फेल हो जाए तो क्या वो गुनहगार मान लिया जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये बचाव आखिर है क्या। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस की जो बुनियाद होती है वो एक सीधी सी बात पर टिकी होती है। प्रोसिक्यूशन यानी जो इल्जाम लगा रहा है उसका सबसे पहला काम है ये साबित करना कि जिस पर इल्जाम है वो जुर्म के वक्त जुर्म की जगह पर मौजूद था। उनका पूरा का पूरा केस इसी एक धागे से बंधा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है शब्द एलिबी की। ये लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर या कहीं और। ये एक ऐसा डिफेंस है जो कहता है कि आरोपी का उस जुर्म में हाथ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फिजिकली नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त वहां था ही नहीं, वो तो कहीं और था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहीं और वाली दलील को कानूनी ताकत कहाँ से मिलती है? इसका जवाब है सेक्शन 9। अब ये जो सेक्शन 9 है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि कुछ फैक्ट्स जो पहली नज़र में शायद केस से जुड़े हुए न लगें, वो अचानक से बहुत रेलेवेंट यानी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब वो केस के किसी मेन फैक्ट को या तो पूरी तरह नामुमकिन बना दें या फिर उसके होने की संभावना को बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर दें। चलिए इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल ये है कि क्या ए ने फलाने दिन चेन्नई में कोई जुर्म किया। अब ये फैक्ट कि ए उसी दिन लद्दाख में था सेक्शन 9 की वजह से अचानक सुपर रेलेवेंट हो जाता है। क्यों भला? अरे भाई, क्योंकि एक ही इंसान एक ही वक्त पर चेन्नई और लद्दाख दोनों जगह पर मौजूद नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बस यही है सेक्शन 9 का सारा खेल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अलिबी क्या है और कानून क्या कहता है। पर असली सवाल तो अब आता है, कोई अदालत में ये साबित कैसे करेगा कि वो वहां नहीं था? यहाँ पर सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रोसिक्यूशन है उसे अपना केस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, मतलब हर शक से परे साबित करना होता है। लेकिन जो आरोपी एलिबी की दलील दे रहा है उसे अपनी बात प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर साबित करनी होती है। इसका मतलब है कि उसे बस ये दिखाना है कि उसकी बात के सच होने की संभावना ज्यादा है। ये थोड़ा कम सख्त स्टैंडर्ड है। तो एक मजबूत, जिसे कहते हैं ना आयरन क्लैड एलिबी के लिए कोर्ट क्या क्या चीजें देखती है? बेसिकली 5 बातें। पहला, जुर्म का एकदम सटीक समय। दूसरा, आरोपी उस वक्त किस खास जगह पर था। तीसरा, क्या दोनों जगहों के बीच की दूरी इतनी थी कि उसका जुर्म की जगह पर होना नामुमकिन हो। चौथा, क्या इसके लिए कोई भरोसेमंद और इंडिपेंडेंट सबूत है। और आखिर में, क्या वो अपराध के पूरे दौरान लगातार कहीं और ही मौजूद था। और ये साबित होगा कैसे? सबूतों से। सबूत क्या क्या हो सकते हैं? सोचिए जरा। सीसीटीवी फुटेज, ट्रैवल टिकट्स या बोर्डिंग पास, होटल या ऑफिस के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स। आजकल तो मोबाइल टावर की लोकेशन और जीपीएस रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। और हाँ, इन सब से ऊपर ऐसे गवाह जिनका केस से कोई लेना देना ना हो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए, कानून तो अपनी जगह है पर उसे असली मायने तो कोर्ट के बड़े फैसले ही देते हैं। और अलीबी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत तय किए हैं। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एलिबी को पूरी निश्चितता के साथ साबित करना होगा। कोई अगर मगर नहीं चलेगा। आरोपी को यह दिखाना ही होगा कि उसका जुर्म की जगह पर होना फिजिकली इम्पॉसिबल था, यानी नामुमकिन। फिर एक और जरूरी केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल था, अगर किसी की एलिबी झूठी निकल जाए तो क्या होगा?
तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, झूठी एलिबी देना आरोपी के खिलाफ एक और पॉइंट जरूर बन सकता है, पर सिर्फ इसी एक वजह से उसे गुनहगार नहीं मान सकते। सबूत का बोझ अभी भी प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह केस में कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर जोर दिया। वो ये कि एलिबी की दलील केस में जितनी जल्दी हो सके पहले मौके पर ही दे देनी चाहिए। अगर बहुत देर बाद ये दलील दी जाती है तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, कोर्ट उस पर शक कर सकती है। और अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल हिस्से पर। अगर किसी की एलिबी फेल हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि वो दोषी है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। एलिबी का फेल हो जाना गुनाह का सबूत बिल्कुल नहीं है। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बुनियादी पत्थर है। सोचिए, अगर कोई अपनी एलिबी साबित नहीं कर पाया तो हो सकता है कि उसके पास मजबूत सबूत न हो या कोई गवाह मुकर गया हो। इसका ये मतलब अपने आप नहीं निकल आता कि उसी ने जुर्म किया है। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उन्हें तो अभी भी अपने दम पर अपने सबूतों से केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना ही होगा। चलिए, पूरी बात को एक सिंपल से उदाहरण से समेटते हैं। मान लीजिए जुर्म हुआ मुंबई में रात 9 बजे। आरोपी कोर्ट में अपनी एयरलाइन का टिकट, एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज और ठीक उसी वक्त बैंगलोर के होटल में चेक इन का रिकॉर्ड दिखा देता है। नतीजा क्या होगा? एकदम साफ है, उसका मुंबई में होना नामुमकिन था। एलिबी कामयाब हो जाती है। और यहीं पर मैं एक अहम सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो क्रिमिनल लॉ की आत्मा से जुड़ा है। जब एक तरफ एक झूठी या फेल हुई एलिबी होती है और दूसरी तरफ निर्दोषता का अनुमान यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत, तो एक अदालत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधती होगी? इसके बारे में सोचना अपने आप में न्याय की पूरी प्रक्रिया को समझना है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दो बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सेक्शंस की। अब देखिए, ये दोनों सेक्शंस कानून के दो बिल्कुल अलग-अलग कोनों से आते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है, इंसाफ दिलाना। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, कानून एक टूटी हुई हड्डी और एक टूटी हुई परंपरा, इन दोनों को कैसे तौलता होगा? मतलब कोर्ट के सामने जब एक तरफ किसी को लगी व्यक्तिगत चोट का मामला हो और दूसरी तरफ सालों से चली आ रही किसी परंपरा के टूटने का, तो वो कैसे निपटते हैं? इन्हीं मुश्किलों का जवाब देने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 10 और सेक्शन 11 है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 10 को। ये सेक्शन पिक्चर में तब आता है जब मामला किसी को हुए नुकसान के लिए मुआवजा, जिसे हम डैमेजेस भी कहते हैं, उसे तय करने का हो। देखिए, सेक्शन 10 का सीधा साधा फंडा ये है कि इंसाफ सिर्फ कागज पर लिखा हुआ फैसला ना हो, बल्कि जिसे चोट लगी है उसे असल में राहत मिले, मुआवजा मिले। और इसीलिए ये सेक्शन उन सभी फैक्ट्स को, उन सभी तथ्यों को सबूत का दरवाजा खोल देता है जिनसे नुकसान का सही हिसाब लगाने में कोर्ट को मदद मिल सके। तो जाहिर है, सेक्शन 10 को इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो डैमेजेस के लिए एक मुकदमा, एक केस फाइल होना जरूरी है। फिर कोर्ट के सामने ये सवाल होना चाहिए कि भाई कॉम्पेंसेशन कितना दिया जाए। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चोट कितनी गहरी थी, पैसों का कितना नुकसान हुआ, इलाज में क्या खर्च आया और यहां तक कि मानसिक तकलीफ कितनी हुई, ये सारी बातें एकदम रिलेवेंट, मतलब सुसंगत बन जाती हैं। और ये जो सेक्शन 10 है ना, ये एक बहुत ही पुराने और पावरफुल लीगल प्रिंसिपल पर टिका है, यूबी जस एबी रेमेडियम। इसका मतलब बहुत आसान है, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। मतलब अगर कानून ने आपको कोई हक दिया है तो उस हक के टूटने पर कानून आपको खाली हाथ नहीं छोड़ सकता, उसे कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रेमेडी देनी ही पड़ेगी। और यहीं पे एक और सिद्धांत आता है जो सेक्शन 10 के मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है, रेस्टिट्यूशो इन इंटेग्रम। इसका मतलब है मूल स्थिति में वापस लाना। यानी मुआवजे का लक्ष्य यह है कि पैसे के जरिए उस इंसान को वापस उसी हालत में पहुंचाया जाए जहां तक भी मुमकिन हो जिसमें वो चोट लगने से पहले था। ये एक तरह से चीजों को वापस बैलेंस में लाने की कोशिश है। अब जरा देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स ने इस आइडिया को कैसे अपनाया है। आरडी हट्टंगडी का केस इस मामले में बहुत अहम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखो, मुआवजे का मतलब सिर्फ वो नुकसान नहीं है जिसका हिसाब किताब हो सके, जैसे डॉक्टर की फीस या दवाई का बिल। नहीं, मुआवजे में वो नुकसान भी शामिल है जिसे आप पैसों में तौल ही नहीं सकते, जैसे दर्द, तकलीफ या जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का छिन जाना। और फिर आया MC मेहता बनाम भारत संघ का वो ऐतिहासिक केस जिसने इस सोच को और भी बड़ा कैनवस दे दिया।
यहाँ कोर्ट एक कदम और आगे गया। उन्होंने कहा कि मुआवजे की रकम सिर्फ इस बात पर तय नहीं होगी कि नुकसान कितना हुआ है, बल्कि ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी देखेगी। मतलब हर्जाना सिर्फ एक इंसान के घाव भरने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मैसेज भी है। वैसे इस पूरी सोच पर सिर्फ भारतीय अदालतों की ही छाप नहीं है। एक पुराना इंग्लिश केस है वार्ड बनाम जेम्स, उसका भी काफी असर रहा है। उस केस ने ही पर्सनल इंजरी के मामलों में हर्जाना तय करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ साफ सुथरे नियम बनाए थे, ताकि मुआवजा तय करने में एक जैसा और निष्पक्ष तरीका अपनाया जा सके। तो ये तो थी कहानी व्यक्तिगत नुकसान और उसके मुआवजे की। अब गियर बदलते हैं और अपना फोकस करते हैं सेक्शन 11 पर। ये सेक्शन हमें एक इंसान की चोट से निकालकर पूरे समाज की परंपराओं और अधिकारों की दुनिया में ले जाता है। सेक्शन 11 आप कह सकते हैं उन अधिकारों को साबित करने का एक जबरदस्त टूल है जो किसी कानून की किताब में नहीं लिखे होते। ये वो अधिकार हैं जो सालों से, पीढ़ियों से चले आ रहे इस्तेमाल और परंपराओं से पैदा होते हैं। ये सेक्शन इस बात को मानता है कि इतिहास और लोगों का व्यवहार भी अपने आप में कानून का एक सोर्स हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी किसी प्रथा को साबित कैसे किया जाए। सबसे पहले तो कोर्ट के सामने ये सवाल होना चाहिए कि क्या कोई खास अधिकार या प्रथा सच में मौजूद है भी या नहीं। इसे साबित करने के लिए आप पुराने दस्तावेज दिखा सकते हैं या ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं जहां उस अधिकार का इस्तेमाल किया गया हो। और मजे की बात सुनिए, सिर्फ इस्तेमाल के सबूत ही नहीं, बल्कि अगर कभी उस अधिकार का विरोध हुआ हो, उसे नकारा गया हो, तो वो उदाहरण भी सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अब जैसे सेक्शन 10 का अपना एक गाइडिंग प्रिंसिपल था, वैसे ही सेक्शन 11 की आत्मा भी एक लैटिन कहावत में बसती है, कॉन्सुएतुडो एस्ट अल्टेरा लेक्स, मतलब प्रथा एक दूसरा कानून है। सीधी सी बात है, कोई कस्टम या रिवाज जो बहुत लंबे वक्त से बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है, वो कानून जितनी ही ताकत रखता है। ये समाज के बनाए अनलिखे कानूनों को एक तरह की मान्यता देता है। और एक और दिलचस्प सिद्धांत है कम्युनिस एरर फैसिट ज्यूस। इसका मतलब थोड़ा हैरान करने वाला। ये कहता है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे समाज ने बहुत लंबे समय तक अपना लिया है बिना किसी सवाल के, वो कानूनी तौर पर लागू हो सकती है, भले ही उसकी शुरुआत किसी गलती से हुई हो। मतलब इतने लंबे समय तक चलते रहने से उसे एक तरह की लेजिटिमेसी मिल जाती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर गली नुक्कड़ की आदत कानून बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर गोकलचंद बनाम प्रवीण कुमारी केस में कुछ शर्तें लगा दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रथा को कानूनी मान्यता तभी मिलेगी जब वो प्राचीन हो, यानी बहुत पुरानी हो, निश्चित हो, यानी साफ हो कि वो है क्या, तर्क संगत हो, यानी रीजनेबल हो, और निरंतर हो, मतलब लगातार चली आ रही हो। ये चारों शर्तें पूरी होंगी तभी बात बनेगी। और सिर्फ इन शर्तों का होना ही काफी नहीं है, सबूत भी एकदम ठोस चाहिए। उजागर सिंह बनाम जेओके केस ने यही बात पक्की की। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रथा को साबित करने के लिए बिल्कुल साफ और मजबूत सबूत देने होंगे। यहां वहां के 2-4 उदाहरणों से काम नहीं चलेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि उस प्रथा को लगातार और एक ही तरीके से माना जाता रहा है। बल्कि यह सोच तो आज़ादी से भी पहले की है। कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मुत्तुराम लिंगम का केस तब का है जब प्रिवी काउंसिल हमारी सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी, और उस वक्त भी यह माना गया था कि किसी प्रथा को साबित करने का सबसे बड़ा सबूत है उसका लंबा और बिना किसी रुकावट के चलते रहना। अगर कोई रिवाज पीढ़ियों से चला आ रहा है तो भाई उसे कानूनी मान्यता मिलनी ही चाहिए। तो चलिए, अब जब हमने दोनों सेक्शंस को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रखकर देखा जाए कि आखिर इनमें फर्क क्या क्या है। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, ये सब कुछ साफ कर देगी। देखिए, मकसद की बात करें तो सेक्शन 10 का काम है नुकसान को पैसों में तौलना, जबकि सेक्शन 11 का काम है किसी अधिकार का वजूद साबित करना। फोकस देखें तो सेक्शन 10 एक व्यक्ति को हुई चोट पर ध्यान देता है, तो सेक्शन 11 पूरे समाज की परंपरा पर। सबूत भी एकदम अलग हैं। सेक्शन 10 में चोट, खर्च, तकलीफ के फैक्ट्स काम आते हैं, तो दूसरी तरफ सेक्शन 11 में पुराने लेन देन और इस्तेमाल के उदाहरण। और आखिर में नतीजा, सेक्शन 10 से मिलता है मुआवजा और सेक्शन 11 से मिलती है किसी प्रथा को कानूनी मान्यता। तो आखिरकार हम इन दोनों धाराओं की कहानी से क्या समझें? चलिए इसका सार देखते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सेक्शन 10 एक अकेले इंसान को हुए नुकसान की भरपाई का जरिया है। ये इंसाफ को एक पर्सनल लेवल पे देखता है। और वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 11 जो है वो पूरे समुदाय की, उसकी सामूहिक और ऐतिहासिक परंपराओं को कानूनी पहचान देता है। एक का फोकस है व्यक्ति, तो दूसरे का फोकस है समुदाय। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है,
तो जब कभी एक व्यक्ति के अधिकारों और सालों से चली आ रही सामुदायिक परंपरा के बीच टकराव हो, तो कानून को किसका पलड़ा भारी रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे कानूनी सिस्टम को लगातार चुनौती देता रहेगा और उसे नई शक्ल भी देगा। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी में आज हम एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करेंगे। ये है सेक्शन 12, जो किसी केस में एक व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल स्टेट को समझने में मदद करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 12 का एक इंट्रोडक्शन, फिर इसकी जरूरी लीगल टर्म्स को समझेंगे, एक रियल वर्ल्ड कोर्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस डिस्कस करेंगे, नए कानून से इसका क्या कनेक्शन है वो जानेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए सेक्शन 12 के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये सेक्शन उन फैक्ट्स को रेलेवेंट बनाता है जो किसी भी इंसान की मेंटल या फिजिकल स्टेट को दिखाते हैं। तो कानून की ये छोटी सी लाइन कहती क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी इंसान के मन की हालत, जैसे उसका इरादा क्या था, या उसके शरीर की हालत, जैसे उसकी फीलिंग्स या हेल्थ कैसी थी, इन सबको कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। बेसिकली ये सेक्शन किसी के एक्शंस को उसकी मेंटल स्टेट से जोड़ता है। चलिए अब इस सेक्शन में इस्तेमाल हुए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस सेक्शन के 2 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन की स्थिति। इसमें किसी व्यक्ति का इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस या किसी के लिए इल विल, ये सब शामिल होता है। सेकंड है स्टेट ऑफ बॉडी, यानी शरीर की हालत। इसमें किसी की हेल्थ या बॉडीली फीलिंग से जुड़े फैक्ट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के सिम्टम्स। लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो चलिए एक रियल वर्ल्ड कोर्ट का उदाहरण देखते हैं, जिससे ये सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने चोरी का सामान जानते हुए भी अपने पास रखा। अब ये बात साबित हो जाती है कि उसके पास एक चोरी की हुई चीज थी। यहाँ पर ये फैक्ट कि उसके पास उसी समय और भी बहुत सारी चोरी की चीजें थी रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि उसे नॉलेज थी। ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूफ करता है कि उसे पता था कि ये सारा सामान चोरी का है। कानून सिर्फ एक्ट में नहीं लिखा होता, बल्कि कोर्ट के फैसलों से भी बनता है। चलिए एक ऐसे ही लैंडमार्क केस को देखते हैं जिसने सेक्शन 12 की इंटरप्रिटेशन को और क्लियर किया। नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। कोर्ट ने कहा कि मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड की एब्सेंस में क्रिमिनल लायबिलिटी को खारिज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कन्विक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना ही होगा कि आरोपी का इंटेंशन गलत था। ये केस स्टेट ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताता है। जुडिशरी पर फोकस्ड ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। एक ऐसा सेक्शन जो कोर्ट की मदद करता है ये जानने में कि कोई काम गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई चीज गलती से हुई या फिर जानबूझकर की गई। आखिर हमारा लॉ इस बात का पता कैसे लगाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 13 में। जी हां, आज हम इसी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सेक्शन कहता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, जब भी कोर्ट के सामने ये सवाल आता है कि कोई काम एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखी जाती है, और वो ये है कि क्या वो काम उसी तरह की बहुत सारी घटनाओं की एक सीरीज़ का हिस्सा था, और क्या उन सभी घटनाओं में वही एक इंसान शामिल था। अगर ऐसा है तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो अगर एक पैटर्न नज़र आ रहा है तो कानून ये मान सकता है कि भाई ये गलती से नहीं हो रहा, ये तो इरादे से किया जा रहा है। ठीक है, अब इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे 3 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल एक्ट। मतलब कोर्ट के सामने जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि एक्ट गलती से हुआ या जानबूझकर। दूसरा कीवर्ड है सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, एक पैटर्न बन रहा है। और तीसरा पर्सन कंसर्न्ड, यानी कि जिस इंसान पर आरोप है वो इन सारी की सारी घटनाओं में इन्वॉल्व था। चलिए अब इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उस पर यह आरोप है कि उसने इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए अपने ही घर में आग लगा दी।
अब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ये फैक्ट सामने रखता है कि ए इससे पहले भी कई अलग-अलग घरों में रह चुका था और उसने हर घर का इंश्योरेंस भी करवाया था। कमाल की बात यह है कि उसके हर घर में आग लगी और हर आग के बाद ए ने एक अलग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेकर पैसे भी लिए। तो यहां पर ये जो बार-बार घरों में आग लगने का एक पैटर्न बन रहा है ना, यही चीज ये साबित करने में मदद करती है कि ये आग लगना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही फेमस एक लैंडमार्क केस भी है। केस का नाम है R.V. स्मिथ। 1915 का मामला है ये। इस केस में हुआ क्या था कि एक आदमी की कई पत्नियों की मौत बिल्कुल एक जैसे हालात में हुई थी। वो सभी बाथरूम के बाथटब में डूबी हुई मिली। तो कोर्ट ने ये माना कि इन मौतों का जो पैटर्न है ये अपने आप में एक बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट है, ये साबित करने के लिए कि ये मौतें कोई हादसा नहीं थी बल्कि जानबूझकर की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक जैसी घटनाओं की सीरीज किसी के इरादे को साबित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे एग्जाम की। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर बात करें एपीओ एग्जाम की तो वहां इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। तो मेरी सलाह है कि इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, हमने समझा सेक्शन 13। दूसरा, हमने ये जाना कि ये सेक्शन सिमिलर एक्ट्स की एक सीरीज के जरिए किसी के इंटेंट को प्रूव करने में कैसे मदद करता है। और तीसरा, ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशरी पर फोकस्ड ऐसे ही और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।